आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 8 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में हुई बैठक में अयोध्या में प्रस्तावित 84 कोसी परिक्रमा मार्ग को क्या नाम दिया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, NH 227B यानी नेशनल हाईवे 227B इसे नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश की कितनी ग्राम पंचायतों में सिटीजन चार्टर लागू करने जा रही है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सभी ग्राम पंचायतों में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस PDF में जनवरी से लेकर के जून 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया गया है। और अगर आपको जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोनों PDF को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों अगर डाउनलोड करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको WhatsApp नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में अन्न महोत्सव का आयोजन कब किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, BRO ने किस राज्य में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पर्वतारोही शहरोज काशिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान के। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मनन भट्ट यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्रीस्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रवि कुमार दहिया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ई-जेल परियोजना के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 99.49 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2400 करोड़ रुपए। जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 10,870 करोड़ रुपए के आवंटन के मुकाबले उत्तर प्रदेश को 2400 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान जारी किया है। इससे राज्य में 78 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। यह जल जीवन मिशन के तहत किसी भी राज्य को जारी सबसे अधिक आवंटन है। जल जीवन मिशन ने ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की कल्पना की है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता अनुदान राशि जो है आवंटित की है? तो 2400 करोड़ रुपए की सहायता अनुदान राशि जो है वो आवंटित की है। और इससे राज्य में 78 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल का कनेक्शन मुहैया कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को पदक जिताने वाले पीयूष दुबे
उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाथरस। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच पीयूष दुबे। टोक्यो ओलंपिक में इतिहास रचने वाली हॉकी पुरुष टीम के सहायक कोच पीयूष दुबे उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रसमई गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने भारतीय पुरुष हॉकी टीम को कांस्य पदक जिताकर क्षेत्र का ही नहीं बल्कि जिले का नाम भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊंचा किया है। वह 3 साल पहले 2019 में भारतीय हॉकी टीम में बतौर कोच जुड़े थे। अब दोस्तों ये जो पीयूष दुबे हैं ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में बने हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के रसमई गांव के रहने वाले हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये भारतीय हॉकी पुरुष टीम के सहायक कोच हैं। अब दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि जो भारतीय हॉकी पुरुष टीम के मुख्य कोच हैं तो वो कौन है? तो वो हैं ग्राहम रीड। मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड, सहायक कोच हैं पीयूष दुबे और जो कप्तान हैं वो हैं मनप्रीत सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों भारतीय हॉकी टीम ने 41 साल बाद, कितने साल बाद? तो 41 साल बाद जो है ओलंपिक में पदक हासिल किया है। और अभी कौन सा पदक जीता है? तो ध्यान रखना है कांस्य पदक जीता गया है। और इससे पहले अगर देखा जाए आखिरी बार हॉकी टीम ने कब ओलंपिक में पदक जीता था तो 1980 में। कब? 1980 में जीता गया था ओलंपिक में। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय हॉकी पुरुष टीम के जो सहायक कोच हैं पीयूष दुबे, ये उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के निवासी हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस देश की हाईटेक तकनीक से सब्जियां उगाने के लिए मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। इजराइल की हाईटेक तकनीक से सोनभद्र, आगरा, झांसी, महोबा, मुरादाबाद, संत कबीर नगर, सीतापुर और बाराबंकी जिलों में सब्जियां उगाई जाएंगी। यहाँ पर मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। और इससे क्या होगा? तो इससे गैर सीजन में भी किसानों को औद्योगिक फसलों की नर्सरी यानी पौधे मिल सकेंगे। राष्ट्रीय एकीकृत बागवानी योजना के तहत रोग मुक्त सब्जी पौधे उत्पादन में इजराइल अव्वल है और उसकी तकनीकी से यूपी में भी अब पौधे उगाए जाएंगे। मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा और प्रति सीजन 2 से 5 लाख पौधे तैयार किए जाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इजराइल की हाईटेक तकनीक से उत्तर प्रदेश में अब सब्जियां उगाई जाएंगी और इसके लिए यहाँ पर मिनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर कौन कौन सी नर्सरियाँ उगाई जाएंगी? तो टमाटर है, बैगन, मिर्च, शिमला, ब्रोकली, चाइनीज़ कैबेज, खरबूज है, तरबूज, गोभी और पत्ता गोभी। तो ये जो सब्जियां हैं वो नर्सरियों में तैयार की जाएंगी और इसके लिए पाली और ग्रीन हाउस बनाए जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर इजराइल की अगर बात करें तो इजराइल की राजधानी क्या है? तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? तो नेफ्ताली बेनेट, ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। और इजराइल की मुद्रा क्या है? तो न्यू शिकिल इजराइल की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है, भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, स्वर्ण पदक। भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। वह देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं। नीरज ने 87.58 मीटर की दूरी के साथ पहला स्थान हासिल किया। यह भारत का टोक्यो में 7वां मेडल भी है। इसके साथ ही भारत ने अपने लंदन ओलंपिक 2012 की बेस्ट प्रदर्शन 6 मेडल को पीछे छोड़ दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है और इसे आपको नोट भी करना है कि जो भाला फेंक एथलीट है नीरज चोपड़ा, इन्होंने जेवेलियन थ्रो में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया है और ये जो अभी टोक्यो ओलंपिक चल रहे हैं उसमें पहला स्वर्ण पदक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नीरज चोपड़ा हैं ये देश के लिए व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले एथलीट हैं। अब दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए नीरज चोपड़ा से पहले ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो ये जीता था अभिनव बिंद्रा ने। किसने? अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। और कहाँ पर जीता था? तो बीजिंग ओलंपिक में। लेकिन जो अभिनव बिंद्रा हैं उन्होंने स्वर्ण
निशानेबाजी में जीता था। इसलिए जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने जो स्वर्ण पदक जीता है ये ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे पहले भारत को ओलंपिक में एथलेटिक्स इवेंट में कभी भी कोई पदक नहीं मिला। यानी 100 साल से भी लंबे इतिहास में भारत ने आज तक एथलेटिक्स इवेंट में कोई भी पदक नहीं जीता। यानी एथलेटिक्स इवेंट में ये पहला स्वर्ण पदक जीता गया है। अब दोस्तों ये जो एथलेटिक्स इवेंट है ये है क्या? तो एथलेटिक्स इवेंट जो है ये दौड़ने, कूदने, फेंकने और चलने की प्रतियोगिताओं का एक विशेष संग्रह है। तो इसी को कहते हैं एथलेटिक्स इवेंट। और जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने एथलेटिक्स इवेंट में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। अब दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना है 24 दिसंबर 1997 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो हरियाणा में पानीपत में इनका जन्म हुआ था। और किस गांव में? तो गांव का भी नाम ध्यान रखना है, खांद्रा गांव में इनका जन्म हुआ था। और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं, ये है भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्वर्ण पदक जीता। और इसके साथ ही ओलंपिक में एथलेटिक्स इवेंट में ये पहला स्वर्ण पदक है भारत का। अगला क्वेश्चन है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक कौन बनी? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, धृति बनर्जी। भारत सरकार ने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक के रूप में डॉक्टर धृति बनर्जी को नियुक्त किया। वर्ष 2016 में धृति बनर्जी ने द ग्लोरियस 100 वुमेन्स साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन इन ZSI का सह लेखन किया था। धृति बनर्जी एक विपुल वैज्ञानिक हैं जो कि जंतु भूगोल वर्गीकी, पद विज्ञान, मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक्स में शोध करती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत सरकार ने धृति बनर्जी को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कोच पुरस्कार मिले हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कोच पुरस्कार मिले। पश्चिम बंगाल राज्य में शिल्पास्थी ऑनलाइन सिंगल विंडो पोर्टल में प्लेटिनम पुरस्कार जीता, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से ऑटो नवीनीकरण नामांकन प्रमाण पत्र को स्वर्ण पुरस्कार दिया गया। और ई नौथीकरण पंजीकरण और डीड जमाने 2 रजत पदक जीते। यानी कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल सरकार को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत 4 स्कोच पुरस्कार मिले हैं। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल की बात है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं वो हैं जगदीप धनखड़। और पश्चिम बंगाल में जो लोकसभा सीटों की संख्या है वो कितनी है? तो 42 यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या है। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है, टोक्यो में खेले जा रहे ओलंपिक खेलों में बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कांस्य पदक। टोक्यो ओलंपिक में भारत को बजरंग पुनिया ने एक और ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। कुश्ती में पुनिया ने कजाकिस्तान के रेसलर डाउलेट नियाज बैक्यूव को 8-0 से पराजित किया। बजरंग एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2017 और कॉमनवेल्थ गेम 2018 में स्वर्ण पदक जीतने में सफल रहे। 2018 के ही एशियन गेम्स में बजरंग ने यादगार प्रदर्शन करते हुए 65 किलो भार वर्ग में पीला तमगा अपने नाम किया। यानी स्वर्ण पदक इन्होंने अपना नाम किया था। उस समय बजरंग ने अपना यह गोल्ड मेडल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित किया था। अक्टूबर 2018 में हुए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के साथ ही वह 65 किलोग्राम भार वर्ग में दुनिया के नंबर 1 पहलवान बन गए थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो टोक्यो ओलंपिक खेल अभी चल रहे हैं उसमें बजरंग पुनिया ने भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक दिलवाया है। अब दोस्तों ये जो कांस्य पदक है ये ओलंपिक में कुश्ती में अगर देखा जाए तो ये 7वां पदक है भारत का। इससे पहले किसने पदक जीते? तो आपको ध्यान रखना है कि 1952 के ओलंपिक में केडी जाधव ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और ये ओलंपिक में कुश्ती के मामले में पहला पदक था। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर 2008 में सुशील कुमार ने जीता कांस्य पदक। उसके बाद 2012 में सुशील कुमार ने फिर से रजत पदक जीता और फिर 2012 में योगेश्वर दत्त ने कांस्य पदक जीता। और उसके बाद 2016 में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता
और अभी जो है 2021 में रवि दहिया ने रजत पदक जीता और अब जो है बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता है। तो यानी कि ओलंपिक में अगर देखा जाए तो भारत ने कुश्ती में 7 पदक जीत लिए हैं। और दोस्तों इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि टोक्यो ओलंपिक जो अभी चल रहे हैं इसमें भारत ने कुल मिलाकर के 7 मेडल जो है वो जीते हैं। इससे पहले किसने जीते तो आपको ध्यान रखना है कि भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता और बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता और जो पहलवान रवि दहिया हैं इन्होंने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता और अभी जो है बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीत लिया है। तो कुल मिलाकर के भारत ने 7 पदक अपने नाम किए हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं बजरंग पुनिया जिन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। अब दोस्तों ये जो बजरंग पुनिया हैं तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनका जन्म जो है वो 26 फरवरी को कब हुआ था 26 फरवरी 1994 को जन्म हुआ था। कहाँ पर हरियाणा में, हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर तो झज्जर में। अगला क्वेश्चन है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्षों के लिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार यह योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगी। यह योजना शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर देती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए जो समग्र शिक्षा योजना है इसे अगले 5 वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। और अब ये कब तक जारी रहेगी तो 31 मार्च 2026 तक ये जारी रहेगी। अगला क्वेश्चन है किस खेल से संबंधित एस बाबू नारायण का निधन हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। 2 बार ओलंपियन रह चुके पूर्व भारतीय फुटबॉलर शंकर सुब्रमण्यम उर्फ एस बाबू नारायण का निधन हुआ। 1956 और 1960 की ओलंपिक के दौरान भारत के ये गोलकीपर थे। उनके प्रतिनिधित्व में राष्ट्रीय टीम में लंबे दशकों के बाद 1956 के ओलंपिक में भारत को चौथा स्थान दिलाया था और 1964 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने ही किया था। 1964 में उन्होंने महाराष्ट्र के संतोष ट्रॉफी विजेता अभियान में भी हिस्सा लिया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि भारत के 2 बार ओलंपियन रह चुके पूर्व भारतीय फुटबॉलर शंकर सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी 6 अगस्त को। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की सालगिरह को मनाने के लिए हर साल यह दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिराया था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको इस परमाणु बम का नाम भी अच्छे से ध्यान रखना है। क्या नाम था तो लिटिल बॉय नाम का ये परमाणु बम था जो कि हिरोशिमा शहर पर गिराया गया था। इसका उद्देश्य 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध को खत्म करना था। द्वितीय विश्व युद्ध में तैनात दुनिया का यह पहला परमाणु बम था जो कि 9000 से अधिक यूरेनियम 235 से लैस था। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज से लगभग 76 साल पहले यानी 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु हमला किया था और इसके 3 दिन बाद ही अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया था। तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और इस परमाणु बम के गिराए जाने के बाद ये 2 शहर थे ये पूरी तरह से तबाह हो गए थे और इसमें जो है लगभग 2 लाख से अधिक लोगों की जान गई थी। और यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है यानी सेकेंड वर्ल्ड वार ये कब से कब तक चला था तो 1 सितंबर 1939 से ये 2 सितंबर 1945 तक चला था। 1 सितंबर 1939 से लेकर के 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। तो दोस्तों ये थे 8 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। लखनऊ निवासी संजीव सिंह के द्वारा लिखित टोक्यो पैरालंपिक के
लिए थीम गीत किसने लॉन्च किया? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, अनुराग ठाकुर। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन। भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़े सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।